नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक में किसकी सरकार, इससे कल पर्दा उठ जाएगा, लेकिन नतीजों से पहले तीनों ही बड़ी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने तो यह भी दावा कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से उनके पास फोन आए हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने कुमारस्वामी के इस दावे को खारिज किया है। आपको बता दें कि 10 एग्जिट पोल आए हैं, इनमें से 4 ने कांग्रेस की सरकार बनने का, वहीं 1 ने बीजेपी की सरकार बनने का और 5 ने त्रिशंकु विधानसभा बनने का अनुमान जताया है। कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर इस बार 73.19% मतदान हुआ, जो 2018 के मुकाबले करीब 1% ज्यादा है। कल कर्नाटक के 36 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है कि कल दोपहर तक हार जीत की जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी, कल दोपहर 12 बजे तक। रणनीति बनाने में इस बीच तमाम दल जुट गए हैं। जो भी परिणाम आते हैं, अगर त्रिशंकु आता है तो फिर क्या करेंगे, अगर किसी को बहुमत मिलता है तो फिर क्या होगा, ये सारी बातें हैं जिस पर चर्चा चल रही है। और बीजेपी और जेडीएस ने अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए आज तमाम बैठकें की हैं। नतीजों के बाद क्या स्थिति होगी, इसको लेकर के भी बीजेपी का मंथन आज हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के घर पर तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेता आज जुटे। इसमें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी थे, साथ ही सांसद लहर सिंह सिरोया समेत कई बड़े नेता शामिल थे। बैठक के बाद बोम्मई ने कहा कि वहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, ये उन्हें पूरी उम्मीद है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस ने कथित तौर पर अपने जो तमाम उम्मीदवार हैं उनको रिजॉर्ट में रख लिया है। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों पर ही भरोसा नहीं है, कांग्रेस को बहुमत की उम्मीद नहीं है, इसलिए वो दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं, ये भी बोम्मई ने दावा किया है। कांग्रेस और जेडीएस ने भी बहुमत मिलने का दावा किया है और कोई भी दल अपने गठबंधन को लेकर के पत्ते फिलहाल खोल नहीं रहा है। कांग्रेस ने यह कहा है, कांग्रेस का दावा है या कहें कि आरोप है कि जेडीएस ने बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर ली है, जबकि जेडीएस ने कहा है कि किसी भी दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट जेडीएस की ओर से कर दिया गया है। सुनते हैं किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। Very much confident that people of Karnataka will vote back us to power and will give a very strong and stable government and a government for development. Do you have a number, final number after your analysis? Yeah, we will be crossing the magic figure. We have sources within the BJP saying they might contact the JDS because Saffron Party needs to be in power. At least I have not done anything now, and I'm not aware that any of our leaders have done it. If at all somebody has done it, they might have done it at an individual capacity. I will not change my expectation. I will not change my numbers. I am fully confident Congress Party will come to power. No talks, nothing. We will form the government on our own. तो दावे अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन कर्नाटक की सियासत के कई दिलचस्प पहलू भी हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 5 में से 3 बार वहां पर त्रिशंकु विधानसभा बनी है, यानी किसी भी एक दल को वहां पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले 38 वर्षों की अगर बात करें तो हर 5 साल में वहां पर सत्ता बदलती आ रही है, यानी जो भी पार्टी सरकार में होती है वो अगले चुनाव में वापसी नहीं कर पाती है। ये पिछले 38 साल का वहां का एक तरह से कहें कि रिवाज रहा है। आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के सत्ता में रहते हुए उन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद से फिर यही ट्रेंड चला आ रहा है कि कोई पार्टी सत्ता में जो होती है वापसी नहीं करती है। और पिछले 5 चुनाव की अगर बात करें तो केवल 2 बार ही ऐसा हुआ कि जब किसी दल को वहां पर स्पष्ट बहुमत मिला है और उसने अपने बूते पर सरकार बनाई है बिना किसी अन्य दल के समर्थन लिए बिना। और 2004, 2008 और 2018 ये 3 ऐसे चुनाव थे यहां पर, जबकि बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी और बीजेपी ने यहां पर बाहर से समर्थन लेकर सरकार भी बनाई है। तो ये सारी बातें हैं जिन पर कल नजरें रहेंगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और जाहिर सी बात है कि आज की जो रात है सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी बड़े नेताओं के लिए बहुत ही तनाव की रात होगी, क्योंकि सबको इसी बात का होगा कि कल क्या परिणाम आते हैं, कर्नाटक की जनता अपना क्या आदेश देती है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए। हमने सबके दावे सुने निहाल, सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि करेंगे भी। लेकिन इस बीच जेडीएस की कहानी जो है बड़ी दिलचस्प हो गई है। कई तरह की बातें उनको लेकर के सामने आ रही हैं। तनवीर अहमद का भी नाम एक आया है
इनकी क्या कहानी और क्यों सीएम इब्राहिम जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें बोलना पड़ा कि वो हमारी पार्टी में नहीं है? देखिए, तनवीर अहमद 2019 में जो यहाँ लोकसभा चुनाव हुए थे, माफ कीजिएगा, जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 में, उस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे शिवाजी नगर से। और उसके बाद से जेडीएस के किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में वो नहीं दिखे, लेकिन बार बार उनको टीवी डिबेट्स में शामिल किया जाता रहा, ये कहते हुए कि ये जेडीएस के प्रवक्ता है। हालांकि जेडीएस ने जो अपने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी, उसमें भी उनका नाम नहीं था। अब तनवीर अहमद ने आज सुबह में एक बयान दिया। उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता उनके साथ संपर्क में, उनकी पार्टी के साथ संपर्क में हैं और ऐसे में मंच खुला हुआ है। यानी कि उन्होंने एक त्रिशंकु विधानसभा की तरफ इशारा किया था। इसके बाद सीएम इब्राहिम जो कि प्रदेश जेडीएस अध्यक्ष हैं, उनके पास जब रिपोर्टर्स पहुंचे और उन्होंने जानना चाहा कि आखिर आपके पार्टी के प्रवक्ता जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो आपका इस पर क्या कहना है, क्योंकि कुमारस्वामी जिस दिन यहाँ चुनाव हुए थे उसी दिन शाम में यहाँ से सिंगापुर चले गए थे। आज देर रात उनके आने की संभावना है। तो इस पर सीएम इब्राहिम जो कि पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि तनवीर अहमद का जेडीएस से कोई लेना देना नहीं है, वो इसके आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनकी बातों को उन्होंने खारिज किया और ये भी कहा कि किसी को भी उनकी बात को जेडीएस का आधिकारिक बयान के तौर पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन जेडीएस की वस्तुस्थिति क्या है, क्या करेगी जेडीएस? क्योंकि आपने बताया कि कुमारस्वामी तो वो सिंगापुर चले गए, आज रात को वापस आ रहे हैं। ये भी बयान एक उनका आया था मतदान के दिन की जो उम्मीद थी शायद उतनी सीटें उनको नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जो कहीं गणना है उनकी उसमें कहीं उनको गड़बड़ी दिखाई दे रही है। तो वैसे में जो किंग मेकर और किंग बनने की उनकी अपनी एक इच्छा थी, उसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे और क्या कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वाकई उनके संपर्क में है या नहीं है? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार पहली बार जेडीएस के अंदर पारिवारिक कलह खुल करके सामने आया है। बीजेपी से लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने भी किसी न किसी स्टेज में किसी न किसी तौर पर इस पर प्रतिक्रिया दी और ये कहते हुए कि जेडीएस नेता बीजेपी के नेताओं का कहना था कि बीजेपी पर अगर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो पहले अपने घर को ठीक कर लें। कांग्रेस का भी कहना था, सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा था कि जेडीएस पहले अपने घर की लड़ाई, यानी रेवन्ना जो कि देवेगौड़ा के बेटे हैं और कुमारस्वामी, इन दोनों के बीच में जो कलह की बात कही जा रही है, पहले उसको दूर कर ले। ये बातें कही गई और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पारिवारिक कलह है। टिकट के बंटवारे में भी ये खुल करके सामने आई थी और ऐसे में जेडीएस के बारे में ये एक आम धारणा बन गई है कि उसमें वो मजबूती नहीं है जो पहले से थी। हालांकि जो 61 सीटें हैं ओल्ड मैसूरू रीजन की, वो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वो वक्कलीगा का गढ़ है और यहीं पे जेडीएस की सबसे ज़्यादा पकड़ है। इन्हीं 61 सीटों में से जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो जो 35-36 सीटें जेडीएस ने पूरे कर्नाटका में जीती थी, उनमें से 27 सीटें इसी जेडीएस ने इसी ओल्ड मैसूरू रीजन से जीती थी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि इस बार कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की है रिवर्स पोलराइजेशन की वजह से और ऐसे में जेडीएस को नुकसान हुआ है और बीजेपी ने जिस तरह से वक्कलीगा की राजनीति को आगे बढ़ाया है, चाहे वो अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी इसको इस इलाके में गेन होगा। तो जाहिर है कि अगर इन दोनों को इस इलाके में गेन होता है तो इसका नुकसान जेडीएस को ही उठाना पड़ेगा और जेडीएस अगर यहाँ नहीं जीतती तो बाकी जो बात बीजेपी की ओर से कही गई, दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी अपने जो उम्मीदवार हैं उनको रिजॉर्ट में लेकर के जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ऐसी आशंका भी है कांग्रेस पार्टी में कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो फिर से एक बार ऑपरेशन लोटस जैसी कोई बात हो सकती है? देखिए, एक आम धारणा है यहाँ पर, जब से ये चुनाव हुआ है उसके बाद जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, ओपिनियन पोल्स आए हैं, जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन की शिकार हैं। ऐसे में इस हालत में, मौजूदा हालत में किसी भी रिसोर्ट में जाने की किसी को जरूरत नहीं है। जब एक बार नतीजे आ जाएंगे उसके बाद जरूर ऐसा कुछ होगा। अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है या जो भी पार्टी जीतती है वो 113 का जो मैजिक फिगर है उसके बहुत नजदीक होती है, यानी कि अगर उससे 20-25 सीटें ज्यादा आती हैं तब तो फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 113 है, 115, 116 की बात होती है तो फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए बीजेपी, जैसा कि आपने बताया भी कार्यक्रम के शुरुआत में, कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता येडियुरप्पा के साथ साथ दूसरे सभी
नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस की अभी बैठक चल रही है जिसमें सुरजेवाला के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं एक होटल में, और वहां पर सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। और इसके बाद सभी जो नेता हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे। जैसे कि सिद्धरमैया 8-9 बजे के आसपास वरुणा के लिए जाएंगे। अभी यहाँ पर शिव कुमार मौजूद नहीं है, कर्नाटका से बाहर हैं। मुख्यमंत्री वापस जा चुके हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो बहुत ही दिलचस्प होगा। कल 11 बजे के बाद अगर त्रिशंकु विधानसभा यानी खंडित जनादेश आता है तब शायद रिसोर्ट पॉलिटिक्स की यहाँ पर जरूरत पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र सरकार के 16 विधायकों के अयोग्यता पर दिए गए फैसले और टिप्पणियों को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। दोनों ही गुट ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में है और अदालत ने उनके दावों को सही ठहराया है। गुरुवार को अदालत के फैसले के बाद शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से दावा किया कि फैसले ने उनके पक्ष के सभी दावों को सही साबित किया है। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के तहत पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कार्रवाई की मांग की। जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूं उनको उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल महोदय किसी कानून इसमें आते नहीं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी जो कुछ आए मेरी मर्जी, ये कोई पिक्चर का गाना नहीं है। उद्धव गुट ने महाराष्ट्र के स्पीकर से जल्द 16 विधायकों पर फैसला लेने की अपील की है और ऐसा नहीं होने पर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात की है। हमारे हिसाब से तो टाइम फ्रेम 15 दिन की होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हमने चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष को कि इसको सही समय में लेना चाहिए और जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो व्हिप का वायलेशन हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड विधानसभा में मौजूद है। उसके लिए कोई विटनेस एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई विटनेस नए लाने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड पे है उसी को चेक करना है और उसी को ख़त्म करना है। अगर उस टाइम फ्रेम में स्पीकर नहीं करते हैं या वो कोई टाइम फ्रेम को डिफाइन नहीं करते हैं तब आप लोग क्या करेंगे? हम तो ज़रूर कोर्ट में जाएंगे क्योंकि हमको लिबर्टी है। उद्धव ठाकरे के दावे के बाद शिवसेना के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है कि उनकी सरकार संवैधानिक है। साथ ही उद्धव ठाकरे की ओर से एकनाथ शिंदे की इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने हमला बोला। इनको इलेक्शन की बहुत जो है जल्दबाजी जो है मची है यहाँ पर, तो उसके लिए भी मैं सजेशन देता हूँ कि जो 14-15 लोग जो बचे वहाँ पर, जो अलायंस में लड़कर आए, जो अलायंस में लोगों के सामने गए वहां पर, और दोनों पार्टी के वोट जो है 46% ऑफ द वोट्स दोनों पार्टी को मिलाकर जो है रिस्पेक्टिवली मतलब एवरेजली हर कैंडिडेट को मिले हैं वहां पर। तो अगर आपको नैतिकता बची है आप में, तो आप जो 14-15 जो लोग हैं उन्होंने इस्तीफा कल के कल दे देना चाहिए और तुरंत जो है इलेक्शन के लिए आप जाना चाहिए सामने। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद अब शिवसेना के दोनों गुटों के बीच परसेप्शन बैटल यानी धारणा की लड़ाई शुरू हो चुकी है और दोनों गुट ये दावा कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उनके पक्ष में आया है। इस सब के बीच अब इन 16 विधायकों के भविष्य महाराष्ट्र के स्पीकर तय करेंगे और उनके ही फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य भी तय होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का आदेश जारी किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह साइंटिफिक सर्वे करना होगा और इसको नुकसान पहुंचाए बिना ही यह साइंटिफिक सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, ये वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और है। इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कल ही सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हिंदू पक्ष की महिलाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर
वाराणसी के जिला जज के फैसले को चुनौती दी थी। हमने ये प्रेयर की थी कि जो 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी साइंटिफिक जांच की जाए। जिला जज महोदय ने 14 अक्टूबर को हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी इस आधार पे कि अगर साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। एएसआई ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की 52 पेजेस की, जिसमें IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, DIPS लखनऊ, IUAC ये सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पॉसिबल है। कोर्ट ने इस सारी रिपोर्ट को मद्देनजर करते हुए, देखते हुए 52 पेजेस की इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय जिला जज महोदय का फैसला सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।